जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम ये सब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स हाल ही में सुर्खियों में है और आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन डिस्कस करते आ रहे हैं, करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ, बहुत जरूरी है करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को जानने की, क्योंकि जो भी चीज सुर्खियों में है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई स्थल हो, वहीं से क्वेश्चन जो है राइज किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर निगार जौहर। डॉक्टर निगार जौहर, आपको पता होगा कि व्यक्ति का नाम है, उसमें भी क्या महिला है, डॉक्टर निगार जौहर। डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की पहली, याद रखिएगा, यानी कि जून 2020 की घटना है कि जून 2020 में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई है। याद रहेगा, पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है, याद रखिएगा। निगार जौहर पाकिस्तान की पहली, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है नियुक्त हुई है, डॉक्टर निगार जौहर। ये घटना है जून 2020 का, यानी उसी समय इसकी जो है नियुक्ति हुई थी। यदि हम बात करें पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन नियुक्त हुई है? डॉक्टर निगार जौहर। याद रखिएगा, डॉक्टर निगार जौहर। यदि हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसकी राजधानी इस्लामाबाद पड़ता है, इस्लामाबाद पड़ता है इसकी राजधानी। और मुद्रा का नाम भारत की तरह ही रुपया है। जिस तरह से भारत का रुपया है, उसी तरह वहां का भी रुपया है। पाकिस्तान की यदि संसद का नाम बताएं, संसद की यदि बात करें तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था होता है, इसकी गुप्तचर संस्था, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या होता है? ISI मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। याद रहेगा, पाकिस्तान की क्या है? गुप्तचर संस्था है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि भारत के जल और स्थल, नहीं, जल और स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। साथ में कौन कौन देश आता है? पाकिस्तान आता है ना, एक पाकिस्तान आता है, दूसरा बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश, तीसरा कौन आता है? म्यांमार आता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी राइज किए जाते हैं, पाकिस्तान से सटे राज्यों की संख्या कितना है और कौन कौन है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले गुजरात, नीचे से ही चल रहे हैं, गुजरात से थोड़ा सा बढ़ेंगे राजस्थान से बढ़ेंगे थोड़ा सा पंजाब, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सबसे अपर में। यानी ये सब के सब राज्य क्या है? पाकिस्तान से मिलता जुलता है, पाकिस्तान से लगता है। सबसे बड़ा सीमा है राजस्थान का, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है। बात करते हैं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश सबसे पहले इस तरह से घुमा हुआ है। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल से फिर चला जाता है असम, नहीं, असम से फिर नीचे मेघालय से फिर नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा से फिर नीचे मिजोरम, त्रिपुरा से फिर नीचे कौन आ जाता है? मिजोरम आ जाता है, जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ है। यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से कौन कौन लगेगा? ऊपर से आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से नीचे आ जाएगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड। ये याद कैसे रहेगा? एक बार मैप देखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, फिर नीचे नागालैंड, फिर नीचे होता है मणिपुर, होता है ना, नीचे जम्मू का ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और उससे भी नीचे क्या, एक मिजोरम। मिजोरम ये सब के सब किससे लगा होता है, तो म्यांमार से लगा होता है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये म्यांमार से लगा होता है। और 3 देश है जो कि भारत के जल और स्थलीय दोनों सीमा से लगा हुआ है। क्लियर है। तो पाकिस्तान को अच्छी तरीका से आपने समझा कि डॉक्टर निगार जौहर के कारण पाकिस्तान चर्चा में आया। पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किससे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा डॉक्टर निगार जौहर को नियुक्त किया गया। क्लियर है, डॉक्टर निगार जौहर को नियुक्त किया गया। क्लियर हुआ। चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी याद रखिएगा, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में यहाँ पर उद्गार प्रारंभ हुआ है, बात समझे ना, माउंट मेरापी ज्वालामुखी का। यानी मार्च 2020 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ है। और इसका संबंध यदि कहें सीधा इंडोनेशिया से चला जाता है, इंडोनेशिया में स्थित है ना। माउंट मेरापी कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह है ना इंडोनेशिया का, जहां पर क्या हुआ है, जहां पर क्या हुआ है, हाल ही में विस्फोट प्रारंभ हुआ है। इस वजह से माउंट मेरापी ज्वालामुखी चर्चा में है। क्लियर है, समझ गए। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा, तो कहिएगा इंडोनेशिया में। क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर विस्फोट प्रारंभ हो गया है। क्लियर है। कुछ और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे चिल्लन ज्वालामुखी। चिल्लन सक्रिय ज्वालामुखी है। चिल्लन याद रखिएगा, चिल्लन सक्रिय ज्वालामुखी है जो पड़ता है चिली में। कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है चिल्लन सक्रिय ज्वालामुखी। पोड़क ज्वालामुखी कहाँ है, मैक्सिको में। याद रखिएगा, मैं जितना भी ज्वालामुखी का नाम लिख रहा हूँ सब सक्रिय ज्वालामुखी है। पोड़क ज्वालामुखी कहाँ है, मैक्सिको में। पोड़क ज्वालामुखी कहाँ है, मैक्सिको में। याद रखिएगा, पोड़क मैक्सिको, चिल्लन चिली। चिल्लन देखते हैं नाम से ही, आसामा जापान से, आसामा ओसाका जापान में है, उसी से बना है। आसामा जापान से, आसामा ज्वालामुखी, आसामा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में है। आसामा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में। नहीं, साथ ही साथ हमवाला ज्वालामुखी, हमवाला ज्वालामुखी जो आइसलैंड में पड़ता है। हमवाला ज्वालामुखी, हमवाला ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, आइसलैंड में। आइसलैंड में देखिएगा, यहाँ फंसिएगा नहीं। आइसलैंड, पोर्टलैंड ये सब दे दे, पोलैंड दे दे तो फिर फंसिएगा नहीं। हम वाला नहीं कहता, हम वाला मतलब हम जो खाते थे, हमारा वाला जो है आइस लाओ, बर्फ लाओ, यानी हम वाला आइस लाओ मतलब बर्फ, आइसक्रीम जिसको कहते हैं। हम वाला आइस लाओ यानी हम वाला कहाँ पड़ेगा, आइसलैंड में पड़ेगा। क्लियर है। देखिए बार बार सभी नेटलिंक हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका क्लास थोड़ा हाइयर हो जाएगा। इसलिए क्लास को कुछ छोटा करने के लिए फटाफट निकलते जा रहे हैं। करेंट अफेयर्स का सेशन है, अच्छी तरीका से इसे देखते चलेंगे। साथ ही साथ और भी ज्वालामुखी है, जैसे विसुवियस ज्वालामुखी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विसुवियस, मैं फिर आपको बता दूं कि ये सारा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। साथ ही साथ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, नहीं तो ये भी कहाँ पड़ती है, इटली में, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। साथ ही साथ इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका में कहाँ पड़ता है, इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिका में। तो ये माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया से इसका रिलेशन है, हाल ही में वहां पर विस्फोट प्रारंभ हुआ है, उसे बिल्कुल न भूलिएगा, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहता है यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य। तो यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य जो है प्रारंभ किया गया है हाल ही में। यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य जो है कहाँ, मिर्जापुर में। याद रखिएगा, यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ, मिर्जापुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है इसको शिलान्यास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये यूपी का गौ अभ्यारण्य जो है किस लिए फेवरेट है। ध्यान से देखिएगा, मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ।
यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के नामक स्थान पर यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? इस अभ्यारण्य में गौवंश के नस्लों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यारण्य में है ना, गौवंश का नस्ल तथा है ना संवर्धन किया जाएगा। गौवंश के नस्लों का संवर्धन किया जाएगा, ऐसा कहिए। नहीं, यूपी के कहाँ? मिर्जापुर के नामक स्थान पर, यानी इस अभ्यारण्य में गौवंश के नस्लों का संरक्षण किया जाएगा, साथ ही साथ उसका संवर्धन। तो याद रखिएगा, इस अभ्यारण्य में गौवंश के नस्लों का संरक्षण तथा संवर्धन, है ना। संरक्षण तथा संवर्धन करने के लिए ये जो है यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। यूपी के कहाँ? मिर्जापुर में। याद रखिएगा, यूपी के कहाँ? मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है। यदि हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सभी को पता होगा। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के लोकसभा की, राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जनसंख्या कितना है उत्तर प्रदेश में? तो बताइए। उत्तर प्रदेश में यदि राज्यसभा की बात करें तो 31 हो जाता है। नहीं 31, हाँ, राज्यसभा 31 हो जाती है, राज्यसभा 31 हो जाती है। लोकसभा की यदि बात करें तो यूपी में 80 है, और विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ पर 403, और विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर 99। और ये भी जान लीजिए कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट नहीं, यूपी में लोकसभा सीट सबसे ज्यादा नहीं, राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है। और यह देखिए, विधान परिषद में सबसे ज्यादा यूपी में है, और विधानसभा की भी सबसे ज्यादा यूपी में है। इतना याद रखिएगा कि यूपी के राज्यसभा सीटों की संख्या 31, लोकसभा 80 पड़ता है, विधानसभा 403 और विधान परिषद 99 है। यूपी के यदि हाई कोर्ट की यदि बात करें, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें यूपी का, तो इसका स्थापना 1866 में हुआ है। कब हुआ है? 1866 में। वह इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद में। लेकिन इसका खंडपीठ यदि बात करें खंडपीठ की, तो इसका खंडपीठ कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में इसका खंडपीठ पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का जो खंडपीठ कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, और हाईकोर्ट इलाहाबाद में पड़ता है। क्लियर है? साथ ही साथ लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ में पड़ता है। साथ ही साथ एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नहीं, लेकिन ये पड़ता कहाँ है? वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा 2012 में प्राप्त हुआ था। यूपी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है कहाँ? लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है बनारस में। इसको 2012 में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ था। समझ रहे हैं? चीजों को अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। साथ ही साथ यदि हम अभ्यारण्य की, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें, यूपी में दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, यूपी में दुग्धवा बहुत पूछता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में। साथ ही साथ चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य
ये भी कहाँ पड़ता है, ये दोनों के दोनों यूपी में पड़ता है। क्लियर है, यूपी में पड़ता है। और बाघ रिजर्व है यूपी का 3 जगह, जैसे दुधवा बाघ रिजर्व, अमनगढ़ बाघ रिजर्व, पीलीभीत, ये तीनों के तीनों बाघ रिजर्व है। याद रखिएगा, मैं बाघ रिजर्व की बात करता हूँ, बाघ रिजर्व का। तो यूपी में 3 बाघ रिजर्व है। पहला दुधवा है ना, दूसरा है आमनगढ़, आमनगढ़ ये यूपी का बाघ रिजर्व है। तीसरा है ना आमनगढ़। एक है पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत यह बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। क्लियर हुआ, यूपी में 3 गो बाघ रिजर्व है, पता चल गया, दुधवा, आमनगढ़ और पीलीभीत। क्लियर है। यदि मैं बाघ रिजर्व की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व है, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कई बार पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, नागार्जुन, नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा बाघ रिजर्व है पेंच, जो पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र में, जो पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र में, सबसे छोटा। साथ ही साथ विश्व का, साथ ही साथ याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है नामदफा, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, नामदफा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामदफा। नामदफा कहने का मतलब है कि ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है नामदफा। क्लियर है, याद रहेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है बाघ रिजर्व है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर है, चीजों को अच्छी तरीका से समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, 1 2 3 4 पर। 4 पर पहला पॉइंट क्या कहता है, लोक अदालत। अब बात करते हैं, जरा सा इसे मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं ई लोक अदालत। ई लोक अदालत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है ना। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा, है ना, ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश के द्वारा। क्या, ई लोक अदालत। अब इसे समझते हैं, ई लोक अदालत है क्या। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 4, है ना। देश का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ स्टार्ट किया गया है भाई, छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है, छत्तीसगढ़ में, एकदम याद रखिएगा। क्यों किया गया है, कोरोना के कारण लंबित, जो वहां पर लंबित मामला था, मुकदमा जो था, बाधित हो रही थी, उनकी सुनवाई कैसे करेगा, ई लोक अदालत के तहत करेगी, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। उसमें दिया गया कि आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वकील रहेंगे वो जुड़ेंगे। यदि एक्स्ट्रा भी सुविधा दिया गया, यदि वे चाहें तो व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉलिंग करके वो उनसे जुड़ सकते हैं। मतलब इस तरह का व्यवस्था लगाया गया है। यहाँ पर जानना ये है कि ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है। पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, ये बात आपको जानना होगा। किसके द्वारा, इसका सीधा रिलेशन जाता है छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश वो है PR रामचंद्र मेनन। PR रामचंद्र मेनन के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य स्तरीय, यानी देश का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को अभी हाल ही में इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ को इलाइट एक्सीलेंस, है ना, एक्सीलेंस अवार्ड, है ना, 2020 प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ को। इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को ही प्रदान किया गया है। साथ ही साथ अभी सुर्खियों में कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पड़ता है, ये भी छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पड़ता है, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यह भी सुर्खियों में रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन याद रखिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन
छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो हम आपको बता भी दिए थे पहले भी। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की लोकसभा, छत्तीसगढ़ में लोकसभा नहीं कितना पड़ता है? लगभग 11 पड़ता है छत्तीसगढ़ में। साथ में एक हरियाणा को ले लेते हैं, क्योंकि हरियाणा इसी के साथ में आ जाएगा। वहां पर एक कम 10 होता है। यदि राज्यसभा की बात करें तो दोनों में राज्यसभा संख्या दोनों में 3-3 है। क्लियर है। हरियाणा में भी वही 3 और छत्तीसगढ़ में भी वही 3 है। यदि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा दोनों में बराबर है, यानी 90-90 है। यानी कि छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में विधानसभा 90, छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में राज्यसभा 3 है। इसी वजह से दोनों को साथ साथ लिए। और उसके बाद यदि लोकसभा की बात करें तो हरियाणा में 10 है और छत्तीसगढ़ में 11 है। लोकसभा 11 है, हरियाणा में 10 है, राज्यसभा दोनों में 3 है और विधानसभा दोनों में 90 है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ आपको छत्तीसगढ़ की बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जहाँ की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। याद रखिएगा किसका है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। नहीं, बिलासपुर में पड़ता है छत्तीसगढ़ का। ये भी छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, महानदी। याद रखिएगा महानदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिहवा की पहाड़ी से निकलती है ना महानदी, और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के कटक के निकट ये क्या करती है? गिर जाती है। समझे। महानदी की लंबाई की यदि बात करें तो 815 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है महानदी का। क्लियर है। कितना? 815। साथ ही साथ महानदी की सहायक नदियां पूछता है ब्राह्मणी और बैतरणी। याद रखिएगा ब्राह्मणी, है ना, ब्राह्मणी और बैतरणी ये 2 नदियां हैं जो कि महानदी की सहायक नदी है। महानदी निकलती कहाँ से है? रायपुर के सिहवा की पहाड़ी से। याद रखिएगा गिरता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्राह्मणी और बैतरणी ये जो है इसकी सहायक नदी है। क्लियर हुआ? समझे अच्छी तरीका से। अब हम चलेंगे गोल्डन वर्ल्ड विंग। अब देखते हैं कि गोल्डन वर्ल्ड विंग क्या है। गोल्डन वर्ल्ड विंग एक तितली का नाम है, याद रखना है ना। गोल्डन वर्ल्ड विंग एक तितली का नाम है जो भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में सामने आई है ना। भारत के सबसे बड़ी तितली के रूप में जो है सामने आया है। तो याद रखिएगा गोल्डन वर्ल्ड विंग, है ना। एकदम अच्छी तरीका से गोल्डन वर्ल्ड विंग को समझना है। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है गोल्डन वर्ल्ड विंग, यानी याद रखिएगा कि गोल्डन वर्ल्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बनने का रिकॉर्ड जो है सामने किया है। ये भारत की सबसे बड़ी तितली, है ना, गोल्डन वर्ल्ड विंग बनी है। दूसरी इससे जो पहले थी भारत की सबसे बड़ी तितली, वो था दक्षिणी वर्ल्ड विंग। याद रखिएगा उसका नाम था दक्षिणी वर्ल्ड विंग। क्लियर है। तो ये भारत की सबसे बड़ी तितली बनने का रिकॉर्ड जो है सामने किया है। क्लियर है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? नाबालिगों के मृत्यु दंड पर रोक। हाँ भाई, नाबालिगों के मृत्यु दंड पर रोक, यानी कि अप्रैल 2020 में सऊदी अरब ने, किसने? सऊदी अरब ने, ये खाड़ी देश है सऊदी अरब, इन्होंने क्या किया है? नाबालिगों के मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी कहा नाबालिग अपराधी को 10 वर्ष से अधिक जेल की सजा नहीं दी जाएगी। कितना? 10 वर्ष से अधिक जेल की सजा नहीं दी जाएगी। यह निर्णय कहाँ लिया गया है? सऊदी अरब में। याद रखिएगा यदि हम सऊदी अरब में यह निर्णय लिया गया है। सऊदी अरब की यदि बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ होगा? रियाद होगा। मुद्रा का नाम क्या होगा? रियाल होगा। ये किस महादेश में पड़ता है? तो एशिया महादेश में पड़ता है। एशिया महादेश का देश है सऊदी अरब।
क्लियर हुआ? चीजों को अच्छी तरीका से समझे। सऊदी अरब, नाबालिगों को मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। क्लियर है? आपने अच्छी तरीका से सेशन को समझा होगा। मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ धमाकेदार पॉइंट के साथ, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।